हाँ, ओपन कर लिए। यस सर, वो धीरे धीरे यस सर खुल गया। हाँ, ओके ओके। सो दिस इज़ द बजट स्पीच। जैसा मैंने आपको बताया था प्रोसीजर कि देखिए हर साल क्या होता है कि सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे हाउस में रखा जाता है। ठीक है, एक मतलब ये चाहे स्टेट का असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, ये प्रोसीजर होता है। तो बजट सेशन जिस दिन शुरुआत होती है तो सबसे पहले उसमें जो है आपका इकोनॉमिक सर्वे जो है वो हाउस के सामने रखा जाता है। इकोनॉमिक सर्वे वर्ड क्या है? इकोनॉमिक सर्वे मीन्स इट इज़ अ सर्वे ऑफ इकोनॉमी। सर्वे आप जानते हैं, सिविल इंजीनियर रहे हैं, सर्वे का मतलब वी कलेक्ट डिफरेंट डेटा इंफॉर्मेशन। ये आज सर्वे का दो दो पेपर है हम लोगों हाँ, का। तो सर्वे मीन्स इट इज़ रिगार्डिंग कलेक्टिंग डिटेल्ड डेटा अबाउट एनीथिंग। So यस सर। this is economic survey means here we collect detailed data about the economy। तो इकोनॉमी के बारे में हर फील्ड उसका अंदर डिटेल बिल्कुल डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे जो होता है पिछले साल लास्ट ईयर इकोनॉमी में क्या क्या हुआ, अगर राज्य का सर्वे है तो राज्य के इकोनॉमी में क्या क्या हुआ, और अगर देश का इकोनॉमिक सर्वे है तो पूरे देश के इकोनॉमी में क्या क्या कुछ हुआ पिछले साल। तो वो पूरा डिटेल्ड सेक्टर वाइज या इंडस्ट्री वाइज, हर इंडस्ट्री का हर सेक्टर का सारा डिटेल डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाती है और उसी रिपोर्ट को हम कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है पिछले साल हमारी इकोनॉमी में क्या कुछ हुआ उसका पूरा डिटेल जो है यूनिट वाइज तैयार किया जाता है, अलग अलग फील्ड से जो है या अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को लेते हुए। तो ये एक रिपोर्ट होता है कि लास्ट ईयर आवर इकोनॉमी वाज लाइक दिस, और उसके साथ उसमें कुछ आगे के लिए सुझाव दिए रहते हैं कि पिछले साल ऐसा रहा और पहले से कुछ ऐसा चला रहा है तो आगे हमारे लिए ऐसा करना ठीक होगा। इट इज़ लाइक सम रिकमेंडेशंस आर ऑल्सो देयर, उसको कहा जाता है आउटलुक। लिख लेंगे वर्ड आउटलुक। तो हमारे इकोनॉमिक सर्वे या वर्ल्ड के भी ऐसे वर्ल्ड बैंक वगैरह या आईएमएफ रिपोर्ट्स कई सारे निकालते हैं। ठीक है, जैसे वर्ल्ड बैंक एक निकालता है या आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड के बारे में जो रिपोर्ट होता है वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में, उसको वो कहते हैं, हर साल छपती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो उसमें वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी क्या कैसी होने जा रही है, ठीक है, पहले कैसा रहा लास्ट ईयर और आगे क्या होने की संभावना है, क्या कुछ हो सकता है या क्या कुछ करना चाहिए, ये बातें उसमें लिखी रहती हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में। ये पूरे दुनिया के देशों के लिए एक तरह से सजेशंस होते हैं। वैसे ही हमारा जो अपने देश का इकोनॉमिक सर्वे छपता है तो उसमें जो है बिगिनिंग चैप्टर्स जो होते थे वो आउटलुक होता था, पूरे इकोनॉमी का एक जनरल एक रिव्यू होता है और उसके बाद आउटलुक दिया जाता है कि मतलब हमें क्या आगे करना चाहिए, इकोनॉमी को किस तरह से आगे किस रास्ते पर ले जाना चाहिए, क्या हमें फैसले करने होंगे, क्या हमें पॉलिसीज़ बनानी होंगी, ऐसा उसमें सुझाव दिया रहता है। ये जो तरीका था पहले सर्वे बनाने का, अब ये नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई, इन्होंने काफ़ी बदलाव कर दिया है। तो खैर इन्होंने कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश किया है कि कन्फ्यूज़न में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, कोई कमेंट नहीं कर पाएगा हमारे खिलाफ, तो बहुत सारे बदलाव कर दिए जानबूझ के। एनीवे, तो इकोनॉमिक सर्वे का मतलब यही होता है, एक तो पिछले साल का पूरा खाता होता है, उसमें लेखा जोखा होता है, और आगे जो करंट आने वाला साल होता है उसके लिए उसमें सुझाव होते हैं। तो सबसे पहले दिन हाउस में इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है ताकि जो हाउस के मेंबर्स हैं जो कि जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो चुन के आए हैं, जो सर, तो वो सरकार की एक तरह से इसमें जिम्मेदारी देखते हैं कि सरकार ने किस तरह से हमारे इकोनॉमी को पिछले साल में मैनेज किया है। तो उसकी रिपोर्ट रखी जाती है हाउस के सभी लोगों के सामने और इस तरह से वो पब्लिक के सामने आ जाती है और उस पर थोड़ा सा डिस्कशन हल्का फुल्का होता है पहले दिन। उसके बाद फिर जो है बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है और बजट स्पीच के साथ
जो फिनेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या कोई भी जिसको वो इसके लिए ऑथराइज करें, वो प्रेजेंट करता है, बजट स्पीच पढ़ता है। बजट स्पीच में जो इकोनॉमिक सर्वे की बातों को ध्यान में रखते हुए और अगले साल सरकार क्या क्या करने की सोच रही है, क्या योजनाएं बना रही हैं, लोगों के लिए क्या काम करने के बारे में सोच रही हैं, किस फील्ड पर, किस सेक्टर पर फोकस होने जा रहा है, ये सब जो है मोटे तौर पर उसमें एक बताया जाता है हाउस के सामने। और हाउस के सामने का मतलब है देश के सामने, जो फिर वो आ जाता है न्यूज़ में लोगों के साथ, तो लोग जानते हैं। फिर उसके बाद बजट स्पीच के बाद जो है उसके और भी बजट से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स हैं वो पेश किए जाते हैं, जो मैंने आपको भेजे हैं। कुछ जो है मैंने बताया था, उसमें एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसमें पूरा पैसे का डिटेल लेखा जोखा होता है कि क्या आगे साल किस तरह से क्या खर्च करने की सरकार प्लान बना रही है। और उसके बाद फिर मैंने बताया था आपको कि पूरे बजट जो बनाई होती है उस पर डिस्कस होता है, एक एक पैराग्राफ पूरा बजट का जो है उस पर डिस्कस किया जाता है। और जो भी उसमें खर्च वगैरह जो उसमें कहे गए होते हैं उन सब पर बहस करने के बाद वोटिंग होती है। फाइनली जब सारा डिस्कशन ख़त्म हो जाता है फिर बजट को पास कर दिया जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको पहले ही बता चुके थे। तो इकोनॉमिक सर्वे का मैंने आपको शायद बहुत ही इजी वर्ड्स में समझा दिया क्या होता है। और बजट स्पीच में जो है मोटे तौर पर सरकार इस साल के लिए क्या सोचती है, क्या किस तरह का क्या उसके टारगेट्स होंगे, क्या गोल्स को वो अचीव करना चाहेगी, किस तरह के काम करना चाहेगी लोगों के लिए, ये सब जो है उसमें मोटे तौर पर बताए जाते हैं। और कुछ जो है इम्पोर्टेंट जो इकोनॉमी के डेटा भी सरकार रखती है लोगों के सामने। ठीक है, हालांकि मोदी सरकार तो कुछ रखने में विश्वास करती नहीं है, बहुत ही समझदार है। तो ये कुछ भी जनता को बताने में सच बात जो है सोचते हैं कि न बताओ सो ठीक है, धर्म का भांग खाए हुए सब, किसी को कुछ समझ में आना नहीं। तो ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन बताने में, खैर सरकार का है उसको हम क्रिटिसाइज़ क्या करें। तो वी विल सी द बजट फर्स्ट, जो भी अगर कुछ इम्पोर्टेंट हमारे लिए होगा उसको देख लेंगे, उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक सर्वे में डिटेल में जाएंगे। So this is the budget speech of finance minister of finance निर्मला सीतारमन। ये भी आपको ध्यान रखना है, पिछले लगता है लगातार 7 साल या कितने साल से ये पेश कर रही हैं निर्मला सीतारमन। तो ये भी आपको आ सकता है, तो आपको देख लेना है, इसको देख लीजिएगा कि कितनी बार उन्होंने, इस बार कौन सा बार था जो लगातार निर्मला सीतारमन ही पेश कर रही हैं बजट। ये सब भी पूछ दिया जाता है कई बार पीटी में। ये तीसरा बार बनी है कि दूसरा बार फाइनेंस मिनिस्टर बनी है? नहीं, ये तो अभी जो है इनका तीसरी बार सरकार आई, बनी है तीसरी बार, उसकी बात नहीं, कितनी बार बजट पेश कर चुकी हैं ये पूछा जाता है। कितना बार होगा? 7वां बार है शायद से। हाँ, तो उसको देख लीजिएगा आप, शायद 7वां ही बार है। और पहले का भी किन लोगों ने कितनी बार प्रेजेंट किया, ये सब क्वेश्चन बनते हैं पीटी में कि किसने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया। ठीक है, ये सब मिसलेनियस क्वेश्चन बनते हैं, या किस प्राइम मिनिस्टर ने बजट पेश किया। एनीवे, सो वी कम टू द कंटेंट्स। तो हम देख सकते हैं यहाँ कंटेंट्स जो है उसको मोटे तौर पर 2 पार्ट्स में बांटे हुए हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। एंड आफ्टर दैट देर इज एनेक्सर। एनेक्सर होता है सम एडिशनल डेटा। सो पार्ट ए देर इज इंट्रोडक्शन, देन देर इज ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट का मतलब दुनिया में इकोनॉमी का क्या हाल चल रहा उसके बारे में चर्चा की गई है, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। देन इंतरिम बजट। तो इंतरिम बजट मैंने आपको बताया था कि जो बजट टेम्पोरेरी थोड़े समय के लिए जब सरकार का कार्यकाल ख़त्म हो रहा होता है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जिसमें रेगुलर बजट नहीं पास किया जा सकता है, ऐसे समय में इंतरिम बजट पास किया जाता है, जो कि एक थोड़े समय के लिए, कुछ महीनों के लिए होता है। तो ये इंतरिम बजट जो अभी इन्होंने चुनाव के पहले पेश किया था इस फरवरी मार्च में, क्योंकि रेगुलर बजट सेशन फरवरी मार्च में होता है, इस बार का हुआ था, लेकिन वो चूँकि इस बार बीच में ही सरकार ख़त्म हो रही थी, तो उस समय जो है एक बजट सेशन में इंतरिम बजट पास किया गया। और अभी जो है फिर रेगुलर बजट चल रहा है, जो कि अभी का मॉनसून सेशन। तो इंतरिम बजट के बारे में थोड़ा सा मेंशन है। उसके बाद बजट थीम, बजट का थीम, इस बार बजट का थीम क्या होगा, यानी किन विषयों पर फोकस होगा सरकार का, वो बजट थीम। और आगे फिर बजट प्रायोरिटीज़ के रूप में इन्होंने लिखा है। तो बजट प्रायोरिटीज़ यहाँ दिया गया है 9।
तो 9 प्रायोरिटीज़ ये इस सरकार का इस साल के लिए किया गया। तो ये ध्यान रखना है कि ये 9 पॉइंट्स सरकार का क्या क्या है। नंबर 1, प्रोडक्टिविटी एंड रिजिलियंस इन एग्रीकल्चर। फर्स्ट जो है दैट इज प्रोडक्टिविटी एंड रिजिलियंस इन एग्रीकल्चर। प्रोडक्टिविटी तो आप जानते हैं, एफिशिएंसी पर यूनिट लैंड या पर यूनिट जो भी, अगर हम पर यूनिट किसी चीज़ को मेज़र करते हैं प्रोडक्शन को, तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। टोटल क्वांटिटी को कहेंगे प्रोडक्शन, लेकिन अगर पर यूनिट किसी चीज़ के हम प्रोडक्शन मेज़र कर रहे हैं कि, तो उसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब क्या हुआ? रेजिलियंस का मतलब मैंने पहले भी आपको समझाया था कि कोई अगर कोई घटना घट जाती है, किसी तरह का कोई अनएक्सपेक्टेड कोई इवेंट, वो हो सकता है कि वो, और जनरली मतलब नेगेटिव ही इवेंट होता है, कोई नुकसानदेह ही घटना होती है कोई हमें, क्योंकि अच्छी घटना होती है तो उसको घटना नहीं कहा जाता है, ठीक है ना। तो कोई भी जब ऐसा कोई बुरी कोई घटना घट जाए, कोई ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए, प्रॉब्लम की सिचुएशन आ जाए, तो उससे वापस हम कितनी जल्दी नॉर्मल स्टेट में आते हैं, अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं, अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाते हैं, उसी को कहा जाता है रेजिलियंस। ठीक है, जैसे आदमी कोई बीमार पड़ गया, अब वो बीमार होने के बाद कितनी जल्दी ठीक होके नॉर्मल अपना काम काज करने लगता है, इसी को उसका रेजिलियंस कहा जाता है। कुछ लोग हुआ कि बीमार हो गए तो अब फिर लीजिए 1 महीना के लिए डाउन, अब 1 महीना लगेगा उनको ठीक होंगे, धीरे धीरे रिकवर करेंगे, फिर काम। हिंदी में कैसे लिखेंगे? किसी समस्या के बाद फिर से नॉर्मल हो जाना, सामान्य हो जाना, किसी समस्या के बाद फिर से सामान्य होना, फिर से ठीक ठाक हो जाना, इसको कहते हैं रेजिलियंस। तो जो जितनी जल्दी समस्या से ठीक हो जाता है उसको हम कहते हैं कि वो ज़्यादा रेजिलियंट है। क्या हुआ? यस सर, लिख लिए। हाँ, तो यहाँ कहा जा रहा है कि प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर में एक तो प्रोडक्टिविटी, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्पादकता, प्रोडक्शन को कहते हैं उत्पादन, और प्रोडक्टिविटी हो जाता है उत्पादकता। तो प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन, क्या बोलते उसका, क्या पर यूनिट प्रोडक्शन। यस सर। हाँ, जैसे देखिए, मान लीजिए मैं काम कर रहा हूँ, तो मैंने कोई टास्क कंप्लीट कर दिया, मान लीजिए कोई था, मान लीजिए मैं कोई रिपेयर करने वाला हूँ, मैंने 20 मशीनें रिपेयर की, तो टोटल जो मेरा आउटपुट हुआ या प्रोडक्शन वो हुआ 20 मशीन का। अब कोई कहे कि हाँ 1 घंटे में आपने कितना मशीन ठीक किया, भाई मान लीजिए 20 मशीन ठीक करने में मुझे 4 घंटे लग गए, तो वो कहेगा इनकी प्रोडक्टिविटी है कि 5 मशीन पर घंटा, 1 घंटा में ये 5 मशीन ठीक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे 20 मशीनें ठीक किया मैंने, 4 घंटे लगे समय। तो मेरा टोटल प्रोडक्शन हुआ 20 मशीन, लेकिन मेरा प्रोडक्टिविटी क्या हुआ, 5 मशीन पर आवर, अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में मेज़र करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि वहाँ कॉस्ट के हिसाब से मैं देखना चाह रहा हूँ, मान लीजिए 20 मशीनों को ठीक करने का खर्च हुआ 20,000 रुपया, टोटल कॉस्ट आया उसका रिपेयरिंग में 20,000 रुपीज़। तो मेरा कहा जाएगा प्रोडक्टिविटी क्या है, तो पर मशीन 1,000 रुपीज़ पर मशीन, 1,000 रुपीज़ पर मशीन, क्योंकि एक मशीन को ठीक करने में मुझे कितना लगा, 1,000 रुपये मैंने खर्च किए, तो टोटल खर्च हुआ 20,000। प्रोडक्टिविटी वहाँ कहा जाएगा 1,000 रुपीज़ पर मशीन, या पर मशीन 1,000, जैसे बोलिए कि मतलब है टोटल मैंने 20 मशीनें ठीक किया, उसको खर्च कर दिया उसमें 20,000, तो एक मशीन पर कितना खर्च पड़ा, 1,000 रुपया। तो प्रोडक्टिविटी इस तरह से, कोई पर यूनिट मेज़र करते हैं कोई चीज़, उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी, नहीं तो नॉर्मली प्रोडक्शन। तो यहाँ कहा जा रहा है प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है, पर यूनिट प्रोडक्शन है, एक तो उसको हमें टारगेट करना है, बढ़ाना है, क्योंकि आपको पता है हमारा प्रोडक्टिविटी बहुत लो है, जितना आदमी जरूरत है, जहाँ 5 आदमी का काम करना है वहाँ 50 आदमी लगा हुआ है,
जहाँ जो है थोड़ा एरिया में हो जाना है, जहाँ थोड़ा सा पानी सिंचाई से हो जाना है, वहाँ ज़बरदस्ती हम जो है 1 बाल्टी की जगह 10 बाल्टी पानी डाल देते हैं। जहाँ 1 किलोग्राम खाद से काम चल जाना है, वहाँ हम जो है 15 किलोग्राम खाद डाल देते हैं। तो उसका प्रोडक्टिविटी लो हो गया ना। उतना ही अनाज आपने पैदा किया, वहाँ आपने 1 किलोग्राम की जगह 15 किलोग्राम खाद डाल दिया, तो खाद का प्रोडक्टिविटी 15 गुना कम हो गया ना। मान लीजिए कि आप 50 किलोग्राम अनाज पैदा करते थे 1 किलोग्राम खाद यूज करके, तो आपका प्रोडक्टिविटी होता 50 केजी पर केजी 50 केजी फूड ग्रेन पर केजी ऑफ फर्टिलाइजर। अब आपने क्या किया, वो 1 केजी की जगह उसमें 10 केजी खाद डाल दिया और उपजा उतना ही 50 केजी। तो आपका प्रोडक्टिविटी क्या हुआ, अब हो गया 50/10, दैट इज 5 केजी पर केजी ऑफ फर्टिलाइजर। तो पहले आपका प्रोडक्टिविटी था 50 केजी पर केजी फर्टिलाइजर और बाद में हो गया 5, 10 गुना कम हो गया। तो यही हमारे यहाँ क्या है कि अननेसेसरी बहुत चीज़ें डाल देते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, या ज़्यादा लोग शामिल हो जाते हैं, हमारा प्रोडक्टिविटी लो हो जाता है एग्रीकल्चर। तो उस प्रोडक्टिविटी को फोकस करना एंड रिजिलियंस इन एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर, क्योंकि देखिए हम एग्रीकल्चर में आप पढ़ चुके हैं, बहुत सी समस्याएं हमें झेलनी पड़ती है। कभी जो है बारिश जो है जब चाहिए तब नहीं होगी, बारिश जो है जब नहीं चाहिए तब हो जाएगी। जिस समय सोइंग सीजन है, बोने का सीजन है, बीज बोए जाते हैं, पानी की ज़रूरत है, तो उस समय बारिश नहीं होगी। और जब बीज बेचारा बो देगा कर देगा, जब फिर थोड़ा धूप की ज़रूरत है उस समय बारिश होने लगेगी। तो एक तो अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल है, उसके बाद सूखा पड़ जाता है, बारिश की ज़रूरत है तो बारिश होती ही नहीं है। टेम्परेचर हाई हो जाएगा, जिस समय गर्मी धूप ज़्यादा हो जाएगा तो कोई फसल। तो इस तरह से, या कभी सूखा पड़ गया, कभी बाढ़ आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी टेम्परेचर हाई हो गया, कभी जो है बर्फ़ पड़, मतलब देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट एग्रीकल्चर हैज़ टू फेस। सो उन प्रॉब्लम्स के होने के बाद कितनी तेज़ी से हम मतलब नॉर्मल अपने प्रोडक्शन पर आ जाते हैं, नॉर्मल एग्रीकल्चर पर आ जाते हैं, इसको कहा जाता है रेजिलियंस। देखेंगे इसको आगे हम लोग क्या बात हो रहा है। नंबर 2 इज एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, इस पर फोकस है। सेकेंड जो प्रायोरिटी है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। एम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ रोजगार, एंड स्किलिंग का मतलब द स्किल्स ऑफ वर्कर्स पीपल। तो उनको कैसे नई नई चीज़ें, नए नए स्किल्स सिखाने हैं, ट्रेन करने हैं, या जो भी स्किल सीखें उनमें उनको बढ़िया ट्रेनिंग देना है ताकि वो चीज़ को अच्छे से सीख सकें, अच्छे से कर सकें। नंबर 3 इज इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। देखिए कितना लंबा सा वर्ड यूज कर लिया है। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब सबको लेते हो, किसी को छोड़ना नहीं। इंक्लूसिव, सबका साथ जो कहते हैं ठगने के लिए मोदी, तो सबका साथ यानी सबको लेते हुए। इंक्लूसिव का मतलब एवरीवन। इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ एवरीवन। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तो आप पढ़े ही हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किसको कहते हैं। जब अच्छा खाना मिले, अच्छी पढ़ने की सुविधा मिले, अच्छी ट्रेनिंग मिले, ठीक है, ये सब जो है तब आदमी एक लायक अच्छा कोई वर्कर बन जाता है, कोई ट्रेंड पर्सन बन जाता है, कोई ऑफिसर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई अच्छा स्किल्ड वर्कर बन जाता है, उसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एंड सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। सोशल जस्टिस यानी जस्टिस इन द सोसाइटी। तो समाज में, किस समाज में किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, किसी को हम उसके जो उसके अवसर मिल रहे हैं, उसको अपॉर्चुनिटी है, उससे हम वंचित नहीं, उसको छीने नहीं, उसका अपॉर्चुनिटी से उसको जो है उसको रोक नहीं दें अपॉर्चुनिटी अपना यूज़ करने से। सबको अपना अपॉर्चुनिटी, सबको एक जैसा अपॉर्चुनिटी मिले जो उसका जायज़ हक है, तो ये चीज़ को कहते हैं सोशल जस्टिस। तो ये हो गया थर्ड प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया, फर्स्ट प्रायोरिटी अगर ध्यान दें तो मोटे एग्रीकल्चर को है। सेकेंड प्रायोरिटी है एम्प्लॉयमेंट को। थर्ड प्रायोरिटी है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। फोर्थ प्रायोरिटी जो है मैन्युफैक्चरिंग एंड
सर्विसेज, यानी हमें इंडस्ट्रीज़ को और सर्विसेज को इसमें फोकस किया है 4th प्रायोरिटी में। 5th प्रायोरिटी है अर्बन डेवलपमेंट, शहरों का विकास। 6th प्रायोरिटी है एनर्जी सिक्योरिटी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हर किसी को एनर्जी, और एनर्जी का मतलब है बिजली, ठीक है। आज के डेट में सबसे कॉमन है इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना सबको। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या ह्यूमन, तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हो गया आपका जितना भी है, सड़क है, बिजली है, पुल है, रेलवेज़ हैं, रोडवेज़ हैं, ट्रांसपोर्ट, सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। बिल्डिंग्स हैं, कैपिटल है, बैंक्स हैं, बैंकिंग फैसिलिटी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो इनोवेशन, नए नए तरीके, हमें नए नए सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, नए काम करने के तरीके हमें ढूंढने हैं, नई टेक्नोलॉजी ढूंढनी है जिससे बेहतर काम कर सके, इनोवेशन। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो आप जानते ही हैं, इस चीज़ पर खोज करना नए टेक्नोलॉजी की। एंड नेक्स्ट इज 9th इज नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, और फिर इसमें कुछ जो अगली पीढ़ी के लिए, यानी कि फ्यूचर में आने वाले कुछ जो हमें फ्यूचर के समय के हिसाब से कुछ सुधार करने होंगे इकोनॉमी में, ये कह रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। तो ये हो गए बजट प्रायोरिटीज़। उसके बाद अब ये जैसे ये भी आपको याद रखना है कि 9 बजट प्रायोरिटी इस बार के आपको पूछ दे सकता है कि इसमें से ये कौन कौन सा बजट प्रायोरिटी था। 9 नहीं देगा, हो सकता है 3-4 दे दे, बताइए इसमें से कौन कौन सा है। तो वहाँ आपको ये याद रखना है कि व्हाट आर द बजट प्रायोरिटीज। देन बजट एस्टिमेट्स, इसके बाद आपको 2024-25 यानी करंट ईयर के लिए बजट एस्टिमेट्स दिए गए हैं। बजट में जो बताया आपको कि बजट के बारे में कि कितना खर्च करेंगे, कहाँ खर्च करेंगे, ये सब चीज़ें बजट एस्टिमेट्स कहलाती हैं। उसके बाद है हमारा पार्ट बी। पार्ट बी में जो है सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में डिस्कशन बताया हो क्या। उसके बाद है डायरेक्ट टैक्सेस, और उसके बाद है एनेक्सर टू पार्ट ए एंड पार्ट बी। एनेक्सर है यानी उसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है पार्ट ए और पार्ट बी से जुड़ा। सबसे पहले आइए देखते हैं बजट स्पीच की शुरुआत है। स्पीच ऑफ निर्मला सीतारमन, मिनिस्टर ऑफ फिनेंस, जुलाई 23, 2000। तो ये देखिए डेट भी आपको याद रखना है, किस दिन बजट पेश हुआ है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, छोटी छोटी बातें हैं जो पूछ ली जाती है और उस समय, तो ये सबको हमें ध्यान रखना होता है। यही एक ऑफिसर कहता है जो पढ़े तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखे क्या है। तो आपको यहाँ बोल्ड में दिया गया है कि जुलाई 23 यानी 23 जुलाई को इस बार का रेगुलर बजट पास, क्योंकि हमेशा देखिए फरवरी मार्च में होता है। जो नहीं पढ़ा होगा वो तुक्का मारेगा, वो सोचेगा कि फरवरी मार्च में हर साल बजट पेश होता है, तो फरवरी मार्च का कोई डेट वो जो देखेगा सामने उसको टिक कर देगा। इस बार बजट आपको पेश हुआ है 23 जुलाई को। Honorable Speaker, I present the budget for 2024-25. इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में लेक्चर बाजी है, छोड़िए। देन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये सब खाली ऐसे। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ देते हैं। द ग्लोबल इकोनॉमी वाइल परफॉर्मिंग बेटर दैन एक्सपेक्टेड इज स्टिल इन द ग्रिप ऑफ पॉलिसी अनसर्टेनिटी। कहा जा रहा है कि जो दुनिया की इकोनॉमी है वो हालांकि पहले जितना उम्मीद किया जा रहा था उससे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं,
इज स्टिल इन द ग्रिप ऑफ पॉलिसी अनसर्टिनिटी, अभी भी वो अनिश्चितता के उसमें फंसा हुआ है, अभी पता नहीं क्या करना है, कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या नियम कानून बनाया जाए, क्या पॉलिसी बनाया जाए, आगे के लिए क्या किया जाए। अभी भी लोगों के मन में इस तरह का देयर इज अ डिलेमा। एलिवेटेड एसेट प्राइसेस, एलिवेटेड एसेट प्राइसेस यानी कि जो भी संपत्ति जहां उसके कीमतें बहुत बढ़ी हुई हैं। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज, पॉलिटिकल कोई फिक्स नहीं है कि किसकी सरकार। देखिए अभी देखिए हमारी एक रिलेटिव फ़ोन किए कल कि बेटी जो है वहाँ यूके में है, तो परेशान है जॉब के लिए, हालांकि जॉब ज्वाइन की थी वोडाफोन में, फिर अभी शायद छोड़ी है। तो मैंने कहा कि भाई अभी तो यूके की हालत इंडिया से भी ख़राब है। अभी देखिए बार बार प्रधानमंत्री बदल रहा है वहाँ, एक प्रधानमंत्री कोई अभी कुछ दिन पहले आपको बताया था कि इनका ये जो है सुनक जो था अभी ऋषि सुनक, अब उसको बदल के फिर किसी और को बना दिया है। तो अभी उनका लगातार कुछ महीनों में प्रधानमंत्री बदल रहा है, उनको फिक्स ही नहीं है सरकार, उनका इकोनॉमी ऐसी डामाडोल हो गई है, तो लोगों को किसी पर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है और किसी पार्टी का कोई स्टेबल ये नहीं है, सपोर्ट नहीं है। तो यूके की हालत ख़राब है इकोनॉमी की। सर मेरा एक दोस्त था कोडाईकनाल में, हाँ वो अभी यूएस गया हुआ है एमबीए करके जॉब करने के लिए। हाँ, तो वही बता रहा हूँ कि मतलब ये यूके का है ऐसे नहीं, सभी पूरे यूरोप और अमेरिका का यही हाल। अमेरिका में देख लीजिए अभी क्या चल रहा है, एक दिन ट्रम्प पर गोली चला दिया, मर जाता तो ठीक ही था, चलिए खैर। तो वो भी खुद चलवाया था कि क्या किया था, यू डोंट नो। सब चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करते हैं सब। वो ऐसा गोली कौन चलाया कि कान छू के गया जो ठीक है। तो एनीवे, तो कहने का मतलब है कि दुनिया भर में अभी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, अभी कोई सरकार, कोई स्टेबल गवर्नमेंट कहीं नहीं हो पा रही। देखिए हर कंट्री की हालत ख़राब है, क्योंकि इतना अभी जो इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था 2008 के बाद से, उससे अभी उबर नहीं पाए। और झूठ सच इकोनॉमी के बारे में बहुत सारा डेटा देना, ये सब जो है ना खाली पॉलिटिक्स हो गया। तो अमेरिका और यूरोप की हालत ख़राब है सभी देशों की। तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। अब सब भारत के भरोसे बैठे हुए हैं कि भारत हमको, सब नरेंद्र मोदी का कान धरने के लिए बैठे हुए हैं। सब खूब बढ़िया से स्वागत करेगा जब नरेंद्र मोदी जाएगा वहाँ, तो कि कुछ डील वील साइन करेगा, कुछ हमको बिजनेस देगा, वहाँ हम सामान बेचेंगे। और नरेंद्र मोदी इधर अपना झंडा बुलंद किए हुए, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, बोला हम इंडिया में बनाएंगे, हम विदेशी माल नहीं लेंगे। देखिए हम लोग को भी भुगतना पड़ रहा है, हम लोग को भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मेक इन इंडिया के नाम पर इंडिया में बनवा रहे हैं चीज़, तो वो क्वालिटी वैसा मिल नहीं रहा है। अब आप ब्रांडेड चीज़ भी ले रहे हैं बहुत सारा, वो मेक इन इंडिया है तो उसका क्वालिटी नहीं है। वी आर सफरिंग इवन फ्रॉम इस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स लाइक सोनी, सैमसंग, ये जो भी चीज़ें सब इंडिया में बन रहा है। इंडिया में बन रहा है तो उसके कारण उसका क्वालिटी वैसा नहीं है, जल्दी डैमेज हो जा रहा है चीज़। ठीक है, अभी मैं कई टीवी मंगाया था, किसी किसी के लिए रिटर्न कर दिया, सब मैं देखा क्वालिटी नहीं है, सब क्या क्वालिटी दे रहे हैं। आई रिटर्न देम, क्योंकि सब इंडिया में बन रहा है। पहले मतलब कम से कम चाइना में बन रहा था तो थोड़ा लगता था कि विश्वास था कि ठीक है भाई चाइना का अच्छा मैन्युफैक्चरिंग है, चाइना हो चाहे वियतनाम, आसपास के देश हो। अभी मोदी जी ने जो ऐसा मेक इन इंडिया लाया है, कानून बना दिया है कि आपको इंडिया में ही बनाना पड़ेगा, तो बना रही है। अब इंडिया में जैसा फैसिलिटी रहेगा उसी में ना बनाएगा। तो सोनी का बनता है ये आपके नोएडा में बनता है, सोनी का जो यहाँ का लोकल है प्रोडक्शन नोएडा में। सैमसंग का बनता है आपके वहाँ जो है कर्नाटका में कोई जगह है वहाँ पर। ठीक है, और बाकी कंपनी सबका जो है कहीं कहीं से बन रहा है, गुड़गांव में। तो हाँ, तो कहने का मतलब है कि वी आर सफरिंग बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग द क्वालिटी, द प्रोडक्ट्स आर गेटिंग डैमेज्ड। अब वहाँ जाते हैं हम ब्रांड के पास क्लेम करने, तो बोलता है कि सर डैमेज हो गया, आपकी गलती है, अब हम क्या करें। तो बट जो हो वटेवर, मतलब बोले कि सब परेशाने हैं। तो आप विश्वास कीजिएगा, मैं दिल्ली में था, उसमें पॉलिटिक्स में मैं एक्टिव था, तो और मोदी का बहुत बिलीवर था मैं भी शुरुआत में।
तो मुझसे एक आदमी मिला, उसको किसी तरह पता नहीं कैसे जानकारी हुई कि मैं मोदी का अच्छा बिलीवर हूँ, डिस्पाइट कि मैं कांग्रेस के माइंडसेट का था, जो मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं, मतलब नेशनलिस्ट माइंडसेट कहिए। कांग्रेस तो भ्रष्ट हो ही गई है और बढ़िया हुआ जो हुआ सो। तो ही केम टू मी एंड ही सेड कि क्या आपको क्या लगता है कि मोदी से आने से सब समस्याएं दूर हो जाएंगी? मुझसे यही उसने बोला था, चुनाव के पहले की बात बता रहा हूँ, जब चुनाव नहीं जीता था मोदी, खाली घोषणा हो रही थी। तो मैंने उस समय यही कहा था कि देखिए समस्याएं तो ख़त्म नहीं हो जाएंगी, किसी के आने से नहीं हो सकती हैं, बट आई बिलीव कि आज के समय उससे बेहतर लीडर कोई है नहीं। सही बात ये है कि लीड करने के लिए देश को कोई उससे अभी भी बेहतर लीडर नहीं है, मैं ये कहूँगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं मनमोहन सिंह को भी उतना ही रिस्पेक्ट करता था, और मनमोहन सिंह की भी कुछ मजबूरियाँ थीं, तो मोदी की भी कुछ मजबूरियाँ, अकेले देश नहीं ना चला लेगा। किसी एक आदमी से इतना बड़ा देश नहीं चलता, एक राज्य एक जिला भी नहीं चलता है, देश की तो बात अलग छोड़ दीजिए, एक जिला भी एक आदमी नहीं चला सकता। तो क्योंकि आपको सबके साथ मिलके काम करना है, उस सिस्टम में काम करना, जहाँ सिस्टम में काम करेगा तो सिस्टम तो फिर भाई अपने ही तरीके से चलता है, सिस्टम किसी के हिसाब से नहीं चलता है, चाहे वो कोई हो। तो नेहरू भी परेशान थे, राजीव भी परेशान थे, इंदिरा गांधी भी परेशान थी, और बाद के लोग भी परेशान रहे इस सिस्टम से। क्योंकि प्रधानमंत्री कुछ सोच ले तो उससे क्या हो जाना है, देश के लोग जैसा वो सोचेंगे वैसा काम करना शुरू कर देंगे? नहीं होता है। अपने मंत्री नहीं करते हैं तो लोगों को तो छोड़ दीजिए। तो मैंने उस समय यही कहा कि मोदी से बढ़िया आदमी लीड करने के लिए नहीं है, लेकिन भाई उसको भी तो सिस्टम ही से काम कराना है, तो उस वहाँ भी दिक्कतें तो आएंगी। तो अब जितना मोदी कोशिश कर रहा है, अपना जो भी है कर रहा है, अपना तो कर ही रहा है, लेकिन अब जो सिस्टम है भाई, राजनीति यही होता है कि भाई जैसे भी ठग के अपना सरकार बना लो, उसके बाद जनता को ठगते रहो, कोशिश करते रहो, हो रहा है तो अच्छा, नहीं हो रहा है तो कोशिश तो भाई पहले भी मनमोहन सिंह की सरकार भी अच्छा कोशिश की, उससे पहले भी लोग अच्छा कर रहे थे। तो आप क्या किए? खाली नया नया योजना लॉन्च कर दीजिए, ये लोगों को लगा कितना योजना, अरे योजना खाली पुराना को नया नाम दे दे के नया योजना, और काम धाम कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिपोर्ट कुछ आने देता नहीं है बाहर, न्यूज़ वगैरह आने देता नहीं, कि सब ढांप के जो है कुछ का कुछ कर दिया है कि पता चले नहीं लोग को, बस लोग को इतना ही दिखाई दे, हाँ मोदी ये योजना कर रहा है, मोदी ये योजना कर रहा है, मोदी यहाँ जा रहा है, मोदी वहाँ जा रहा है, लोग खुश हैं इतने में कि हाँ भाई मोदी कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि जो क्या कहें, सबको एवरी डॉग हैज़ हिज डे, एक जो है प्रोवर्ब है, एवरी डॉग हैज़ हिज डे, हर किसी का दिन आता है। तो आज भाजपा और मोदी का भी दिन आया हुआ है, तो ना चल रहा है। बाकी इकोनॉमिक आउटपुट कुछ नहीं है, देश की हालत ख़राब है, और इन लोग को देने के लिए और कोरोना आ गया। ये लोग जो है बहुत करप्शन कर कांग्रेस को बैठा दिए, तो इन लोग को बैठाने के लिए आ गया कोरोना। अब करते रहो जो करना है। ठीक है, तो इकोनॉमिक हमारा चौपट तो हो ही गया है, देश जो है सब दुनिया का चौपट है, तो भी एक और वो इनको कहने के मिल जाता है, ये कहते रहेंगे कि भाई दुनिया की हालत ख़राब है तो हम क्या कर सकते हैं, वही यहाँ पर ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं। ठीक है, देखिए थर्ड पैराग्राफ में कह रहे हैं, इन दिस कॉन्टेक्स्ट इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यूज टू बी शाइनिंग एक्सेप्शन। ठीक है, शाइनिंग एक्सेप्शन है, मतलब ऐसा ऐसा वर्ड ये लोग लिखता है कि पढ़ने में भी खराब लगता है। लिख रहा है कि शाइनिंग एक्सेप्शन है इंडिया, एंड विल रिमेन सो इन द ईयर्स अहेड। इंडियाज इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू बी लो। बताओ, महंगाई मतलब सफ़ेद झूठ, इसको और क्या कहा जाता है? मतलब इससे बड़ा सफ़ेद झूठ और क्या होगा जी? बताइए, बाजार जाइए तो हर चीज़ का दाम लग रहा है कि आसमान भाग रहा है, और कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू बी लो, स्टेबल एंड मूविंग टुवर्ड्स 4% टारगेट। बताइए, कोर इन्फ्लेशन यानी नॉन फूड और नॉन फ्यूल इन्फ्लेशन, जो महंगाई होती है तो उसमें कहा जाता है कोर इन्फ्लेशन, जहाँ की फूड आइटम और फ्यूल को नहीं लिया है यहाँ पर, क्योंकि मेन अभी तो महंगाई करने वाले यही है, फूड आइटम और फ्यूल, बिजली, तो गैस, बिजली, पेट्रोल, और इधर हो गया फूड में फूड आइटम, तो इन दोनों को छोड़ दो। तो कह रहा है कोर इन्फ्लेशन करेंटली 3.1%। ठीक है, सब मतलब
ठगने के लिए आंकड़े, क्या आंकड़े सबको पढ़ाएं बताइए। लेकिन खैर अब आपको भी सरकार का पार्ट बनना है, तो जो झूठ सरकार बोल रही है वो आपको भी बोलना पड़ता है। बात ये समझ लीजिए इस बात को। आप जान रहे हैं गलत है, लेकिन अब जो भाई सरकार के पार्ट है तो सरकार झूठ बोलती है तो वही झूठ आपको भी दोहराना है, तो वही आपको भी पढ़ के दोहरा दे रहे हैं, आपको भी एग्जाम में वही मार्क करना है। तो यहाँ कह रहा है कोर इन्फ्लेशन इज 3.1%, अंडरलाइन इसको मतलब नोट कर लेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कोर इन्फ्लेशन क्या रहा तो 3.1% मार्क करिएगा भाई। ये इसको मार्क कर लेना है, 3.1% कोर इन्फ्लेशन, हाँ इन्फ्लेशन, यस सर, इसको नोट कर लेंगे। हाँ नोट कर लीजिएगा। सभी रिकॉर्डिंग हाँ आ जाएगा ना? हाँ 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 ओके सब रिकॉर्डिंग है, सब डाल दिया गया है। Steps are being taken to ensure supplies of perishable goods reach market adequately। कहा जा रहा है कि पेरिसेबल गुड्स जो है, जो खराब हो जाने, जल्दी खराब होने वाली चीज़ें जो होती है, उनको उचित मात्रा में बाजार में जल्दी समय पर पहुंचे, इसके लिए कोशिश किया जा रहा है। नाउ इंतरिम बजट पर आ गए, 4th पैराग्राफ। एज मेंशन्ड इन इंतरिम बजट भी पूछ देता है क्या? ये तो कंपलसरी नहीं लगना चाहिए। नहीं, ऐसे ही चर्चा आपको कर दे रहे हैं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, एक एक लाइन पढ़ते रहे। एज मेंशन्ड इन द इंतरिम बजट वी नीड टू फोकस ऑन 4 मेजर कास्ट। तो ये कह रहे हैं कि जैसा हमने इंतरिम बजट में कहा था, तो अभी भी उस बात को कह रहे हैं कि हमें 4 कास्ट पर फोकस करना है। शब्दों की खाली जादूगरी कर रहे हैं, ठीक है, नया नया शब्द। अब यहाँ कास्ट वर्ड ले आए ठगने के लिए। 4 कास्ट, 4 कास्ट, और ये इनके अलग अलग कास्ट है। क्या है इनके कास्ट भाई? एक है कास्ट गरीब, तो कह रहा है गरीब जाति पर हमें फोकस करना है। दूसरा कास्ट है महिलाएं, महिलाओं पर फोकस करना है। तीसरा कास्ट है युवा, युवाओं की जाति पर फोकस करना है। और चौथा कास्ट है अन्नदाता, किसान को अन्नदाता कह के ठग रहे हैं। मारे किसान दौड़ा दौड़ा के, सबको मिल गए ना, किसी को सबको दौड़ा दौड़ा के मारेगा, तो कहता है अन्नदाता, ठगने के लिए, खुश करने के लिए। बेचारे को खाने को मिल नहीं रहा है और उसको अन्नदाता कह के लोग ठगता है। बीजेपी वाला ऐसे ही ठगने, मीठा मीठा शब्द बोल के ठगने में जो है खाली माहिर होता है। आपको मीठा मीठा बोल के जेब से माल निकाल लेगा सारा दिन। अन्नदाता, फार्मर भी नहीं, अन्नदाता लिख रहा है। किसान सब घेर के सबको मारा नहीं एक बार, जो है पूरा सरकार को, तब ठीक होता है सब जो है। फॉर अन्नदाता वी अनाउंस्ड हायर मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस का, तो एमएसपी हाई अनाउंस किया है। देखिए किसान सब परेशान रहा इतना, और ये हायर एमएसपी, अरे वो तो महंगाई होते जा रही, तो आपको बढ़ाना ही है, महंगाई के कारण तो क्या करेगा आदमी। तो कहता है कि वी अनाउंस्ड हायर एमएसपी। ये सब पढ़े लिखे लोगों को ठगने का है, क्योंकि जानता है पढ़ा लिखा लोग जमीन का सिचुएशन जानता नहीं है, वो खाली किताब पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, इतने में उसको काम रहता है। तो उसको ठगने के लिए सब भाषण में लिख देता है नया नया बात सब जो है। तो कह रहा है कि वी अनाउंस्ड हायर मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस अ मंथ अगो फॉर ऑल मेजर क्रॉप्स, डिलीवरिंग ऑन द प्रॉमिस ऑफ एटलीस्ट अ 50% मार्जिन ओवर कॉस्ट। मतलब तो 50% ये फायदा दे रहा है किसान को। कहते हैं ना कि मैंने सफ़ेद झूठ आजकल पढ़ने के देख रहा हूँ मैं, निर्मला सीतारमन से झूठ पढ़वाता है सभी मोदी जो है, अपने नहीं बोलता है, दूसरे के मुंह से बुलवाता है। तो बजट स्पीच में सफ़ेद झूठ कह रहा है कि 50% मार्जिन, बताइए तो मतलब किसान को 1.5 गुना का मिल रहा है। किसान आज भूख मरने के लिए, हालत ख़राब है किसान का, उसको अपना पैसा नहीं निकल रहा है जो खर्च कर रहा है वो खेती बाड़ी में, और यहाँ कह रहा है कि उसको 50% मार्जिन दिलवा रहे हैं किसान को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, भाई हम भी किसान हैं, ऐसा नहीं है, आपको लगेगा मेरा भी फार्मिंग होता है, हम भी अनाज बेचते हैं, ठीक है ना, तो हमको पता है कि क्या कॉस्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो ये लोग क्या, वही बोले ना कि जो पढ़ा, जो नहीं सब जानता करता है, खाली पढ़ेगा बजट स्पीच और टीवी, तो उसको लग रहा होगा कि हाँ हम तो भाई ज़मीनी स्तर पर देख रहे हैं एक एक रुपये का क्या खर्च हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये कहता है कि 50% किसान को, ये सब किसान को कोई भाषण में बता दे कि ऐसे बोल रहा है तो बांध के मारेगा सब सरकार को वहाँ जो दिल्ली में। कह रहा है कि 50% मार्जिन जो है दे रहे हैं कॉस्ट पर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वाज एक्सटेंडेड फॉर 5 ईयर्स बेनिफिटिंग मोर देन 80 करोड़ पीपल। खाली ये झूठ बोलेगा, 80 करोड़ लोगों को हम फायदा पहुंचा रहे हैं। कितने लोग को पहुंचा रहा होगा वहाँ एक नहीं मिलेगा, 80 करोड़। मतलब बोले ना फिगर्स झूठा देने में सब मोदी का चेला हो गया है।
मोदी जो है बोलना शुरू करेगा हम 125 करोड़ लोगों के लिए कर रहे हैं, उसी का जो है सब बेटा पोता हो गया सब बोलने में, उसी का सीख गया है सब बोलना जो है झूठ। झूठ तो बहुत बोलता ही है सब। खैर, फिफ्थ, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस फॉर अप्रूवल एंड, इसलिए हम बोले ना, हम देखे बजट तो हमको खुद पढ़ने का मन नहीं हुआ था जब बजट स्पीच आया था, तो हम कहे झूठ का पुलिंदा और कोई काम का बात है नहीं। तो मैंने आपको इसलिए कहा कि जो इसमें कुछ एक आध काम का बात होगा उसको आपको मैं बता दूंगा, बाकी तो ये सब खाली टाइम पास है। Administrative actions for approval and implementation of various schemes announced in interim budget are well underway. The required allocations have been made. कहा जा रहा है कि जो पहले कहे थे वो सब हम कर रहे हैं और उसके लिए जो जो पैसा जिसको देना था दे दिया गया है। बजट थीम, अब आते हैं बजट के थीम पर। टर्निंग अटेंशन टू द फुल ईयर एंड बियॉन्ड, इन दिस बजट वी पर्टिकुलरली फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई एंड मिडिल क्लास। ठीक है, तो वही सब जो आपको प्रायोरिटीज में है वही यहाँ थीम में है कि क्या पर फोकस कर रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको जो है कि थीम में क्या है, तो थीम किस पर है, फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई और मिडिल क्लास। ये थीम को भी लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ, थीम भी, अरे 4 वर्ड वही वर्ड है, थीम में भी वही वर्ड है, उसमें वही आपको बस याद रखना है, इसमें 4 वर्ड है। एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग वहाँ भी है, वहाँ भी एमएसएमई और मिडिल क्लास, इसमें एक वर्ड यूज कर दिया अलग। तो एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई एंड मिडिल क्लास। खैर, आगे सब बेकार चीज़ें हैं। बजट प्रायोरिटी, पैराग्राफ 7, द पीपल हैव गिवन अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू आवर गवर्नमेंट टू टेक द कंट्री ऑन पाथ ऑफ स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट एंड ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी। सरकार बन गई तुम्हारी और कह रहे हो कि यूनिक अपॉर्चुनिटी दिया है। In the interim budget, we promised to present a detailed roadmap for our pursuit of विकसित भारत। सब झूठ सच खाली देख लीजिए, जो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दे रहा हूँ, बाकी तो बकवास ही है सब। तो साथ ये जो देखिए यहाँ पॉइंट दे दिया है बजट प्रायोरिटी में, तो आपको पढ़ के मैंने बता ही दिया। प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, 7 नहीं सॉरी 9 है टोटल, 2 नीचे। सर वो बजट थीम में क्या क्या चीजें अलग से लिखना होगा? बजट थीम कुछ नहीं आपको बोलेगा, अगर ऐसे तो पूछता नहीं, लेकिन मान लीजिए पूछता है कि बजट थीम में क्या क्या बातें थी, तो वहाँ आपको यही है, एम्प्लॉयमेंट है, स्किलिंग है, एमएसएमई और मिडिल क्लास। बस यही 4 ना, बस उसका नाम बस कुछ नहीं। ओके सर। उसी तरह बजट प्रायोरिटी में ये 9 पॉइंट्स है, आपको याद रखना है बस क्या क्या है। 9 पॉइंट याद रखना होगा। हाँ हाँ, तो 9 तो आप पढ़िएगा 2-4 बार आपको समझ, मोटा मोटा तो चीज़ है जी, है कहाँ। पहला एग्रीकल्चर हो गया, प्रोडक्टिव रेजिलियंस इन एग्री। दूसरा एम्प्लॉयमेंट हो गया। तीसरा ह्यूमन रिसोर्स हो गया, सोशल जस्टिस, ह्यूमन रिसोर्स। चौथा हो गया मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। पांचवा हो गया अर्बन डेवलपमेंट। छठा एनर्जी सिक्योरिटी। सातवां इंफ्रास्ट्रक्चर। आठवां इनोवेशन। नौवां रिफॉर्म्स। आप इसमें भी कीवर्ड एक एक याद कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर, सेकेंड पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट, थर्ड है ह्यूमन रिसोर्स और सोशल जस्टिस, फोर्थ है मैन्युफैक्चरिंग, फिफ्थ है अर्बन डेव, सिक्स्थ है एनर्जी, सेवेंथ इंफ्रास्ट्रक्चर, आठवां इनोवेशन रिसर्च और नौवां जो है रिफॉर्म्स। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म में क्या होता है? मतलब आने वाले समय के लिए कुछ सुधार किए जाएंगे, जिससे आने वाले समय में हम बेहतर काम कर सकें। मतलब कि ये आठों में ना, इन 9 पॉइंट में दिया नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, मतलब ये ऊपर के 8 पॉइंट में सुधार। ओके। नेक्स्ट जो है, अब जो है कल ये है नंबर 9, दिस बजट डिटेल सम ऑफ स्पेसिफिक एक्शंस टू बी इनिशिएटिव। देखिए प्रायोरिटी 1 अब आता है, अब एक एक करके प्रायोरिटी डील करेगा। तो प्रायोरिटी 1 है प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। उसमें देखिए क्या कह रहा है, पहला ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चरल रिसर्च। एग्रीकल्चर के रिसर्च को याद करना पड़ेगा क्या? प्रोडक्टिविटी रेजिलियंस में ट्रांसफॉर्म। नहीं, आप सुन लीजिए खाली, जहाँ याद करने का होगा मैं बता दूंगा। याद नहीं करना है बस। ओके। अब इसमें देखिए ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चरल रिसर्च में क्या है, एक लाइन की रिसर्च टू ब्रिंग द फोकस ऑन रेजिंग प्रोडक्टिविटी एंड डेवलपिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज।
ठीक है। रेजिंग प्रोडक्टिविटी, जो वही मतलब हुआ प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस, मतलब रेजिंग प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, सीधी बात है, और क्या है। और क्लाइमेट एग्रीकल्चर रिलीजियंस का मतलब मैंने बताया कि समस्या आ जाती है, कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी टेम्परेचर हाई, कभी बारिश, तो उसके लिए ऐसे किस्में बनाई जा रही हैं कि जो इन चीज़ों से प्रभावित नहीं हो। समझ गए, ऐसे बीज के किस्म बनाए जा रहे हैं जो इन सब बातों से जल्दी प्रभावित नहीं हो, यानी कभी बारिश कम हो गया तो भी वो अपना जैसे उग रहा है उगे, कभी टेम्परेचर हाई हो गया तो उससे उसको कोई दिक्कत नहीं हो, कभी बारिश ज़्यादा हो गया उससे उसको दिक्कत ना हो। तो ऐसे बीज जो ये सब बदलाव को आसानी से टॉलरेट कर सकें, तो उसी को यहाँ लिखा है, देखिए, क्लाइमेट रिजिलियंट वैरायटीज़, मतलब जो क्लाइमेट के साथ एडजस्ट करके ग्रो कर सके, ऐसा वैरायटी, ऐसा सीड्स डेवलप किया जा रहा है फसलों का। तो इसमें दो ही चीज़ हो गया, रेजिंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, और क्लाइमेट रेजिलियंट वैरायटीज़, यानी क्लाइमेट के साथ एडजस्ट करके ग्रो करने वाले सीड्स डेवलप कर। यहाँ पे एडजस्ट मीनिंग होगा रेसिलियंट। हाँ, अरे एडजस्ट ही ना करता है, आदमी दुख हो जाता है, किसी के साथ कोई घटना हो जाती, किसी का कोई मर जाता है, तो क्या होता है, धीरे धीरे उस चीज़ को आदमी एडजस्ट कर जाता है कि ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, आगे जीवन जीना है। यही है, वैसे ही कोई भी प्रॉब्लम है उसके बाद फिर से नॉर्मल हो जाना, आदमी एडजस्ट ही ना करता है कोई भी चीज़। तो देखिए, उसी को आगे फिर एक सेकेंड टॉपिक दे दिया है, रिलीज ऑफ न्यू वेराइटीज़। अब इसको आपको अंडरलाइन करना है, यहाँ नंबर फिगर दिया है, न्यू 109, 11th पैराग्राफ में है, न्यू 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलियंट वेराइटीज, ठीक है, ऑफ 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ठीक है। तो आपको इसको खाली ध्यान रखना है, क्या, 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलियंट वेराइटीज ऑफ टोटल 32 फील्ड एंड हॉट, यानी टोटल कितने किस्म के बीज लाए गए हैं नए, 109 किस्म के, और कितने फसलों के हैं, तो 32 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के 109 वेराइटीज लाए गए हैं नए, ये आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग अभी बोल रहे हैं, कभी ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलेगा, कभी नेचुरल फार्मिंग बोलेगा। देखिए, इन द नेक्स्ट 2 years 1 crore फार्मर्स अक्रॉस कंट्री विल बी इनिशिएटेड इनटू, तो ये देखिए, ये आपको ये लाइन भी अंडरलाइन कर लेना है, पूछा जाएगा, ठीक है, कि क्या टारगेट रखा है सरकार ने, कितने फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग शुरुआत कराने का टारगेट रखा है, 1 करोड़ फार्मर्स को 2 साल, अगले 2 साल। ये सब पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, जो भी नए टारगेट सरकार रखती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, नेचुरल फार्मिंग में क्या टारगेट है, 2 साल में 1 करोड़ फार्मर्स को ये नेचुरल फार्मिंग ये कराना है। उसके बाद देखिए, मिशन फॉर पल्सेज एंड ऑयल सीड्स, ये सब बहुत पुराने जो है मिशन है, मतलब कि दालों की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मिशन है, ऑयल सीड्स तेल वाले फसल, तिलहन जिसको बोलते हैं, उसके फसल बढ़ाने के लिए मिशन जो है, ये सब पुराने हैं सब, तो कुछ नहीं इसमें नया है। उसके बाद वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन्स, ठीक है, तो इसको एक लाइन आपको खाली यहाँ अंडरलाइन कर ले, इसको लिख लीजिएगा कि लार्ज स्केल क्लस्टर फॉर वेजिटेबल प्रोडक्शन विल बी डेवलप्ड क्लोजर टू मेजर कंजम्पशन सेंटर्स, यानी सब्जियों के, अब सब्जियों का डिमांड कहाँ से आता है, शहरों से आता है, बड़े बड़े शहरों में या सभी शहरों में ये सब खाने पीने की चीज़ों का डिमांड होता है, क्योंकि वहाँ होता तो है नहीं, गांव में तो होता है, शहर में होता नहीं। तो शहरों के आसपास बड़े बड़े सब्जियों के उगाने के क्लस्टर्स, यानी झुंड जैसे डेवलप किए जाएंगे, ठीक है। ये सब खाली बातें हैं, ये अंडरलाइन करके लिखना है, याद रखना होगा। हाँ हाँ,
इसको मान लीजिए एक लाइन आपको ध्यान, वैसे भी पीटी मेंस के लिए इसके लिए आगे याद रखना है। पीटी में तो ये नहीं पूछेगा क्योंकि इसमें आंकड़ा है ही नहीं। हाँ, तो आपको ये खाली ध्यान रखना है कि सरकार ने क्या बोला है कि शहरों के आसपास सब्जी उगाने के बड़े बड़े क्लस्टर्स जो है, वेजिटेबल प्रोडक्शन क्लस्टर्स विल बी सेटअप किए जाएंगे, सेटअप किए जाएंगे। करेगा कि नहीं करेगा वो कह दिया है, खाली फेंकू तभी तो कहते हैं मोदी। चलिए आगे है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव्स एंड स्टार्टअप्स फॉर वेजिटेबल सप्लाई चेन्स इंक्लूडिंग फॉर, ये सब चलिए। फिर कह रहा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर। अभी इतना लंबा शब्द है ठगने के लिए। कहने का मतलब है कि जो भी एग्रीकल्चर के लिए डिजिटल यानी इंफॉर्मेशन, इंटरनेट से ये सब जो भी सुविधा है, टीवी पर इंफॉर्मेशन, इंटरनेट पर, उनकी बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कि उस पर आधारित डिजिटल, देखिए सेकेंड लाइन में है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर फॉर कवरेज ऑफ फार्मर्स एंड देयर लैंड्स इन 3 years। ठीक है। During this year, digital crop survey for Kharif using the DPI will be taken up in 400 districts। इस लाइन को खाली एक अंडरलाइन कर लेंगे, लिख लेंगे। ड्यूरिंग दिस ईयर यानी 24-25 में डिजिटल क्रॉप सर्वे यानी डिजिटल सर्वे किए जाएगा फसल का, कितना फसल कहाँ होगा, फॉर खरीफ, खरीफ फसलों का। अभी जो मौसम है, अभी बुआई जो हुआ इस मौसम में खरीफ फसल, इनके लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा। कितने, 400 जिलों में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, श्रिम्प प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। श्रिम्प क्या होता है जानते हैं? झींगा मछली जिसको कहते हैं, प्रॉन्स। झींगा प्रॉन्स जो होता वही है श्रिम्प। उसी को श्रिम्प कहते हैं अमेरिका में। तो अमेरिकन ये सब हो गए ना, अमेरिका में पैदा हो रहे हैं जाके सब। तो हाँ, श्रिम्प कहते हैं अमेरिका में, हमारे यहाँ उसको प्रॉन कहते हैं, शुद्ध प्रॉन है वर्ड, या झींगा कहते हैं, झींगा मछली। झींगा तो हिंदी वर्ड है, प्रॉन इंग्लिश वर्ड है। हाँ, तो झींगा मछली मतलब देसी शब्द वो मैं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ कहते हैं प्रॉन, ऐसे उसको शुद्ध कहते हैं। अमेरिका में कम पढ़ा लिखा लोग जो है श्रिम्प बोलता है। तो श्रिम्प जो है वही लिखें कि श्रिम्प प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, यानी झींगा मछली का उत्पादन करने का और उसको विदेश भेजने का यहाँ सोच रहे हैं। तो कह रहा है फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर सेटिंग अप ए नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर्स फॉर श्रिम्प ब्रूड स्टॉक्स विल बी प्रोवाइडेड। छोड़िए सब, खाली आपको झींगा मछली याद रखना है, श्रिम्प। अगर पूछेगा कि हाँ श्रिम्प पर कुछ है तो हाँ कह दीजिएगा हाँ है, ऐसे पूछेगा नहीं। चलिए अब है नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी, इसको ध्यान रखना है। नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी यानी कोऑपरेटिव्स को लेके जो नियम कानून बनाए जाएंगे, बदलाव किए जाएंगे देश भर के लिए। नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी, our government will bring out a national cooperation policy for systematic, orderly and all-round development of the cooperative sector। तो कहने का इनका मतलब है कि जो अकेले सब मिल बांट के खा रहे हैं कोऑपरेटिव्स को, शरद पवार जैसे लोग, और बिहार में कुछ मोदी, सुशील मोदी और ऐसे लोग, कुछ और लोग थे, तो ये लोग कोऑपरेटिव का बहुत पैसा खाए हैं। तो कह रहे हैं कि अब आप लोग को अकेले नहीं खाने देंगे, हम भाजपा सरकार उसको खाएगी। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये हम नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी एक बनाएंगे, जिससे कि पूरे देश के कोऑपरेटिव सेक्टर का सिस्टमैटिक डेवलपमेंट हो, ऑर्डरली हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट, ये सब बातें लिखी जाती हैं।
कहने का मतलब है कि अब आप लोग का नहीं चलेगा, अब हम लोग चलाएंगे इसमें। नेक्स्ट है, ठीक है, तो खाली नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी, ये फर्स्ट लाइन को आपको ध्यान रखना है कि नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी फॉर सिस्टमैटिक, ऑर्डरली एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर, ये ऐसा कहा है सरकार ने लाने के लिए। प्रायोरिटी 2 देखिए, अच्छा यहाँ पर एक फिगर है, चलिए इसको भी याद कर लीजिएगा, क्या पता चल पूछ दे। पैराग्राफ 18 में जो है दिया है, आई हैव मेड अ प्रोविजन ऑफ 1.52 लाख करोड़ फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। तो आपसे पूछ दे सकता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इस बार बजट में कितना एलोकेशन हुआ है, तो दिस इज 1.5 लाख करोड़, 1.52 लाख करोड़। तो आपको ये ध्यान रखना है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कितना पैसा एलोकेट किया गया है, 1.5 लाख करोड़। नेक्स्ट, अब फर्स्ट प्रायोरिटी खत्म हो गया, सेकंड प्रायोरिटी एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, यानी रोजगार देना और लोगों की जो अपना उनका टेक्निकल नॉलेज है, स्किल्स है, उसको बढ़ाना। तो अब इसमें देखिए ले आया यहाँ पर वर्ड एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। पहले था प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जो आपसे पूछा था इस बार और पहले, पीएलआई स्कीम, याद है? आप हड़बड़ा रहे थे, बहुत सारा पीएलआई स्कीम पूछ दिया। तो उस बार भी बजट में जब आया था 2000 मेरे ख्याल 20 या 21 के, तो मैंने आपको तब भी उसको लिखवाया था, डिस्कस कराया था। तो तब पीएलआई था, अब उसको देखा पीएलआई फेल हो गया, तो अब ईएलआई लाया है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। क्या है? ये कह रहे हैं कि आवर गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट फॉलोइंग 3 स्कीम्स फॉर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव एज पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव मतलब एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ कुछ प्रलोभन, कुछ लालच, चारा, तो वो दिया जाएगा। क्या, कैसे दिया जाएगा? दिस विल बी बेस्ड ऑन एनरोलमेंट इन द ईपीएफओ। देखिए इसमें किया क्या है, लिखा है इसमें, देखिए दिस विल बी बेस्ड ऑन एनरोलमेंट इन द ईपीएफओ। ईपीएफओ क्या है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो भी जनरली ये गवर्नमेंट सेक्टर के लिए होता है और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी होता है, मतलब मर्जी पर होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी लोग नौकरी करते हैं तो उनका ईपीएफओ में अकाउंट वो मेंटेन होता है, उसमें उनका प्रोविडेंट फंड का पैसा जमा होता है, पीएफ का। और जो प्राइवेट सेक्टर में भी अगर ज्वाइन करते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं ईपीएफओ में, उनकी मर्जी पर होता है, चाहे तो करा सकते हैं, चाहे तो नहीं करा सकते हैं। तो ये उसके लिए दिया है कि जो लोग अगर ईपीएफओ में नए अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और जो फर्स्ट टाइम जो जॉब में आ रहे होंगे, यानी कि जो इससे पहले जॉब नहीं किया है, यानी या तो पढ़ लिख रहा था या अब तक जॉब नहीं किया था, तो जो फर्स्ट टाइम जॉब में हैं, ऐसे लोगों को कुछ प्रोविडेंट फंड का पैसा देगी 1 महीने 1-2 महीने के लिए भारत सरकार। ऐसा इन्होंने एक्चुअली युवा को ठगने के लिए किया है, युवाओं को ठगने के लिए कि भाई अगर आप नौकरी ज्वाइन करते हैं तो आपको 1 महीना में 15,000 रुपया सरकार देगी। ठीक है, अब कितनों को देगी ये सब युवाओं को नहीं पता, वो तो खाली घोषणा होता है, सब लोग सुन के खुश हो जाते हैं, उतने में ना भाजपा की लहर दौड़ जाएगी कि हाँ भाजपा हम लोग को 15,000 रुपये। तो ये उसमें कहा है कि वो भी इंस्टॉलमेंट में देगी। जो नए लोग पहली बार जॉब ज्वाइन कर रहे हैं और ईपीएफओ में रजिस्टर कर रहे हैं,
उनको प्रोविडेंट फंड का कुछ पैसा 1-2 महीने के लिए भारत सरकार देगी, ऐसा उन्होंने बोला था, ताकि उनको जॉब में आगे बढ़ने में, शुरुआत करने में आसानी हो। लॉलीपॉप दे रहा है ठगने के लिए, वोट के लिए। देखिए, तो यहाँ आगे लिखा है कि द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, नहीं इसमें देखिए स्कीम ए फर्स्ट टाइमर्स 20 पैराग्राफ नंबर 20 में, दिस स्कीम विल प्रोवाइड 1 month वेज टू ऑल पर्सन्स न्यूली एंटरिंग द वर्कफोर्स इन ऑल फॉर्मल सेक्टर्स। फॉर्मल सेक्टर्स मतलब जो कंपनीज में ज्वाइन करते हैं लोग, कंपनी या गवर्नमेंट, और कंपनी भी ऐसा मतलब जिसका रजिस्टर्ड कंपनी है, उसमें फॉर्मल सेक्टर उसको, यानी जो नियम कानून वाले चीज़ हैं, वहाँ जो लोग अगर ज्वाइन करते हैं नौकरी, अभी देखिए नौकरी मिलना मुश्किल है, किया इसलिए घोषणा है कि देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि नौकरी अभी किसको मिल रहा है फॉर्मल सेक्टर में, बहुत कम लोग को, ठीक है। तो फॉर्मल सेक्टर में कहा है कि जिसको नौकरी मिलेगा नया, तो इस ऐसे लोग जो द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ 1 month सैलरी इन 3 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट में उसका पहला महीना का सैलरी दिया जाएगा एज रजिस्टर्ड विल बी अप टू ₹15,000, 15,000 रुपये उसको दिया जाएगा। द एलिजिबल, अब यहाँ देखिए क्या फंसाया है ठगने के लिए आगे, ये भी कम नहीं है निर्मला सीतारमन जो है, बाल सफ़ेद हो गया है, सब झूठ बोलती है। The eligibility limit will be a salary of ₹1 lakh per month। तो एलिजिबिलिटी लिमिट है कि जो 1 लाख पर महीना का जिसका सैलरी होगा उससे कम। द स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट, देखिए झूठ बोलना शुरू, कितने लोगों को फायदा देगा, मतलब 210 लाख यूथ को का तो नौकरी मिल रहा है, उनको फायदा पहुंचेगा। यही कहते हैं ना कि सबको बाल खींच के मारता कोई उसी समय भाषण दे रही थी, उसी समय सब, मतलब देश के सामने सफ़ेद झूठ माइक पर खड़ा होकर बोलती है। मतलब यहाँ लिख रही है कि इसमें कि दिस स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट 210, यानी 2 करोड़ युवा को फॉर्मल सेक्टर में नौकरी मिल रहा है और उसको आप पैसा दीजिएगा। क्या कहें, मतलब क्या हाल हो गया। हम लोग तो भाई पढ़ लिख के भी सब देखने सुनने के लिए मजबूर हैं देश में। आम आदमी को बोलना तो चाहिए, सबको आवाज उठाना चाहिए, क्या झूठ बोला जा रहा है। क्या कहें, आम आदमी बोले ना, आम आदमी को बोलना नहीं, आम आदमी को जो बता रहा है ना, तो आम आदमी उसको झूठला रहा है, तो मोदी के खिलाफ बोलते हो खाली, ये हाल है। आम आदमी को अगर कुछ समझाया भी जा रहा है तो उसको समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो तो भांग खाए हुए है, ये हाल है। बहुत सारे लोग जब शुरू में इनकी गवर्नमेंट आई थी तो बोले थे मोदी के खिलाफ, लेकिन इतना उन लोग को कड़ा रिस्पांस मिला था कि अब लोग मोदी के खिलाफ बोलना जो है बोलना बंद कर दिया जो है। तो भाई अपना है, अब जिसका कहने का मतलब है कि अब भुगतो जो है अपना, जो है जब झूठ सच समझे में नहीं आ रहा है, बताने के बावजूद सब भांग खा के बैठा हुआ है कि नहीं, अपना भुगतो जो करेगा सो अपना, महंगाई तुम ही को हो रहा है, खाने पीने का तुम ही को नहीं मिल रहा है, अपना रहो। तो देखिए कह रहा है कि 2 करोड़ लोगों का तो फायदा इसका मिलने जा रहा है। स्कीम बी, जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग। This scheme will incentivize additional employment in manufacturing sector linked to employment of first-time employees. An incentive will be provided at specified time scale directly both to employee and employer with respect to their EPFO contribution। देखिए अब इसमें कह रहा है कि जो है जो लोग EPFO में रजिस्टर होंगे तो उनको भी हम कुछ फ़ायदा देंगे, ठीक है। और कितना फ़ायदा देंगे क्या नहीं बोला गया, लेकिन तुरंत देखिए लाइन क्या जोड़ दिया, दिस स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट 30 लाख यूथ एंटरिंग एम्प्लॉयमेंट। 30 लाख लोग को पहले तो नौकरी मिल रही है कि नहीं, कितने लोग को ये अभी ठिकाना नहीं है, 30 लाख लोग को फ़ायदा पहुंचाने जा रहा है। ये सब जो है ना मोदी का चेला है, सब झूठ बोलने, सब उसी के पीछे पीछे चलता है, झूठ का सरदार है मोदी, ये सब उसके चेले हैं, गोदी में उसके सीखे हैं झूठ बोलना। स्कीम सी,
सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स। अब ये नौकरी देने वालों को भी सपोर्ट करेगा, उसको भी, यानी बिजनेस कंपनी वगैरह को भी कैसे सपोर्ट करेगा। दिस एम्प्लॉयर फोकस स्कीम विल कॉस्ट कवर एडिशनल एम्प्लॉयमेंट इन ऑल सेक्टर्स। ऑल एडिशनल एम्प्लॉयमेंट विद इन अ सैलरी ऑफ 1 लाख पर मंथ विल बी काउंटेड। The government will reimburse to employers up to ₹3,000 per month for 2 years towards their EPFO contribution for each additional employee। कह रहा है कि जो कंपनी नए लोगों को रखेगा और उनका EPFO का पैसा कटवाएगा तो उनको महीने का 3,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, तो सब गोरख धंधा है, खाली छोड़ दीजिए, सब वाहियात चीज़ है खाली। से ये पिछली बार पूछा था PLI स्कीम, ये वही है? हाँ, तो वही है, ELI इस बार कर दिया है, वही है, यही है। तो उस पर 4 पॉइंट दिया हुआ था। हाँ, तो वैसे इसको पढ़ लीजिएगा, वही हम कह रहे हैं। तो ये ELI में आपको ये पूछ सकता है। तो ये कैसे क्या चीज, कौन सा स्कीम पढ़ना पड़ेगा, ये क्या करना बस पड़ेगा? यही एक स्कीम पढ़ना पड़ेगा, हम बता दिया, और कोई दूसरा स्कीम है ही नहीं इस सरकार का। यही 4 पॉइंट जो है, थोड़ा सा पढ़ के पॉइंट ध्यान, 19, 20, 21 और 22, बस इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पूछ सकता है, पूछेगा ही, डेफिनेटली पूछेगा, ये पक्का क्वेश्चन मान लीजिए। कि PLI लॉन्च, इन लोग पास ज़्यादा कुछ तो घोषणा करने है नहीं। एक बार PLI किया था, 2-3 साल वो चला, अब वो फेल हो गया, तो अब ELI किया है, तो ELI का पूछा जाएगा आपसे, चूंकि घोषणा किया तो वही पूछेगा। तो ये 4 पॉइंट पैराग्राफ 20, 21, 22 और 23 जो है, सॉरी 19, 20, 21, 22, इसको जो है याद कर लीजिएगा पढ़। फिर आ रहा है पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन द वर्कफोर्स। 11 बज गया सर। चलिए, पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन द वर्कफोर्स। तो महिलाओं का, कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कामकाज में, यानी एम्प्लॉयमेंट देना उनको, ज़्यादा से ज़्यादा उनको वर्किंग जॉब प्रोवाइड्स करना। वी विल फैसिलिटेट हायर पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन द वर्क। देखिए, आपको आया था ना पिछले बार, द परसेंटेज ऑफ वीमेन इन LPF, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR, ये भी पूछा था पिछले, इस बार के क्वेश्चन में जो हुआ लास्ट आपको। क्वेश्चन पेपर है मेरे पास। हाँ हाँ, देखिए क्वेश्चन क्या था, बता रहे हैं। एक मिनट बता रहा।
अच्छा, बाइजू दिवालिया हो गया, पता है ना? क्या हुआ? बाइजू ना? हाँ हाँ, मालूम चला। तो इसी जो आपको पूछा गया था उसी कानून में सब फाइल किया, दिवालिया घोषित किया है, जो आपको बताया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी आया था हाँ इंसॉल्वेंसी पे क्वेश्चन। हाँ, तो वही क्वेश्चन के, तो वही उसी से जुड़ा हुआ है। देखिए उसके अनिल अंबानी कब दिवालिया हुआ था सर? अनिल, लॉकडाउन के पहले। हाँ बहुत ज़्यादा कर्ज एक्चुअली ले लिया था, बहुत ज़्यादा। ऐसा ले लिया कि हाँ, तो उसको जो चुकाने का उसको वो नहीं था। और देखिए पीएलआई जैसे आपको पूछा था क्वेश्चन, पीएलआई के पहले था ये, फिर एक मिनट बता रहा हूँ। नहीं, इस बार लगता है नहीं पूछा है, इस बार नहीं शायद पूछा है, पिछली बार पूछा है इससे, इस बार नहीं पूछा है। पिछली बार का क्वेश्चन में LFPR पूछा था कि बिहार में या इंडिया का शायद था, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, यानी कि कितनी % महिलाएं काम करती हैं वर्कर्स में। खैर, तो यहाँ छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं है, कोई डेटा वेटा है नहीं, डेटा रहेगा तो पूछेगा, नहीं तो कुछ नहीं पूछेगा, इसको छोड़ दीजिए। फिर स्किलिंग प्रोग्राम है, स्किलिंग प्रोग्राम में क्या दिया है कि आई एम हैप्पी टू अनाउंस न्यू सेंटर एज द 4th स्कीम अंडर प्राइम पैकेज फॉर स्किलिंग इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। 20 लाख यूथ विल बी स्किल्ड ओवर 5-year पीरियड। 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स विल बी अपग्रेडेड इन हब एंड स्पोक। हाँ, इसको इस लाइन को कर लीजिए। स्किलिंग प्रोग्राम में जो है, स्किलिंग प्रोग्राम में जो ये डेटा दिया है कि 20 लाख यूथ विल बी स्किल्ड ओवर ए 5-year पीरियड, 5 साल में 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग वगैरह दिया जाएगा। और 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ITI विल बी अपग्रेडेड इन हब एंड स्पोक अरेंजमेंट। ठीक है, तो हब एंड स्पोक अरेंजमेंट होता है, हब एंड स्पोक बोलते हैं, जैसे साइकिल का चक्का देखे होंगे, साइकिल का टायर देखे होंगे आप, तो उसमें देखते हैं कि बीच में जहाँ पे वो हैंडल से जुड़ा होता है वहाँ पर गोल होता है बॉल बियरिंग, जिस पर उस पर घूमता है, और उसमें से जो निकला होता है पतला पतला लोहे का तार जैसा, जिसको हम स्पोक कहते हैं। समझ रहे हैं? पहले मोटरसाइकिल के भी टायरों में होता था, अब तो वैसे नहीं, अब स्पोक वाले मोटरसाइकिल टायर्स नहीं आते हैं, पहले आते थे। और साइकिल और रिक्शा इस सब के टायर्स में वैसे होता था कि देखते थे उसका रिम जो होता था, समझ रहे हैं, तो उसमें देखिए बीच पतला पतला तार जैसा उससे जुड़ा रहता था ना, साइकिल का रिम जो है बीच में, अपने बीच के पॉइंट से पतला पतला तार जैसे से जुड़ा रहता है, उसको स्पोक कहते हैं इंग्लिश में। और बीच वाला जो उसका गोल हिस्सा होता है जिससे ये सब तार जुड़े होते हैं, उसको कहते हैं हब। तो इसको कहते हैं हब एंड स्पोक मॉडल या अरेंजमेंट। तो उसी तरह से ये ITI डेवलप किए जाएंगे, यानी किसी क्षेत्र में जो बीच में कोई मेन जगह पर होगा वो हब की तरह काम करेगा, और उससे ये तार 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 की तरह चारों दिशा में फैले जो उससे जुड़े हुए रहेंगे छोटे छोटे, वो ऐसे ITI जुड़े रहेंगे। तो इस तरह हब एंड स्पोक अरेंजमेंट की तरह जो है 1000 टोटल ITI को अपग्रेड किया जाएगा या डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 2 लाइन याद रखना है। 20 लाख युवाओं को 5 साल में ट्रेनिंग दिया जाएगा और 1000 ITI को हब और स्पोक अरेंजमेंट में डेवलप किया जाएगा। इसको भी याद रखना है। हाँ, याद कर लीजिए।
उसके बाद देखिए सब स्किलिंग लोन वगैरह ऐसे ही है, एजुकेशन लोन। फिर है, अब प्रायोरिटी 3 पर आ जाइए। प्रायोरिटी 3 पर आ गए, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। इसमें देखिए पहला पैराग्राफ बेकार है, छोड़ दीजिए। दूसरा पैराग्राफ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम meant for supporting economic activities by PM such as PM विश्वकर्मा, PM स्वनिधि। स्वनिधि आया था सर, स्वनिधि नहीं, स्वामित्व आया था ना। या हाँ, स्वामित्व। तो ये स्वनिधि को जो है तैयार कर लीजिएगा, पूछ सकता है इस बार। स्वनिधि जो है इसको सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा नेट से, स्वनिधि स्कीम। कितना याद करना होगा, मतलब अभी जितना 4 पॉइंट्स। हाँ, तब यही सब ना आएगा, 20-25 सवाल आएगा तो किससे आएगा? हाँ, यही सब आएगा। पूर्वोदय, अब पूर्वोदय है, इसमें कुछ नहीं है। पूर्वोदय, अब एक लाइन इसमें है, पूर्वोदय का मतलब क्या है? पूर्वोदय फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न रीजन कवरिंग बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो पूर्वोदय याद कर लीजिए, क्या है पूर्वोदय? तो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न रीजन, और कौन कौन सा स्टेट है उसमें? बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा तो हो गया, साथ में एक आंध्र प्रदेश। इसको कह रहा है पूर्वोदय। बस, तो इतना याद रखना है। पूर्वोदय क्या है? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न रीजन। उसमें स्टेट्स कौन कौन है? तो अपना आसपास देख लीजिए, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, 4 हो गए जो पहले पूरे बंगाल कहलाते थे, और साथ में हो गया एक आंध्र प्रदेश। बस, ये हो गया पूर्वोदय। अब उसके बाद यहाँ देखिए बिहार, अब ये ध्यान रखना है कि इस बार बजट में बिहार से जुड़ा हुआ घोषणा हुआ है, तो वो आपको डेफिनेटली बिहार से पूछा जा सकता है, तो उसको याद रखना है, क्योंकि बिहार स्पेसिफिक भारत सरकार के बजट में बात आई है तो डेफिनेटली पूछेगा आपको, तो उसको दम याद कर लेना। तो यहाँ जैसे देखिए 30 पैराग्राफ 30 में देखिए, इसको लिख लेना है फर्स्ट लाइन, ऑन अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अमृतसर से कलकत्ता के बीच में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, मतलब सड़कों का एक नेटवर्क जो है, वी विल सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल नोड एट गया। तो गया को एक जो है इंडस्ट्रियल नोड की तरह डेवलप किया जाएगा, यानी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर जहाँ पे तरह तरह का आके मतलब ट्रांसपोर्ट का वहाँ सामान आया गया, लोड हुआ, बिजनेस हुआ वहाँ, मतलब बहुत एक इंडस्ट्रियल नोड की तरह बीच में, क्योंकि एक तरह वहाँ कहाँ से, अमृतसर से है कलकत्ता तक, तो बीच में गया को एक इम्पॉर्टेंट उस पर जगह की तरह डेवलप, गया के डेवलप किया जाएगा। द कॉरिडोर, दिस कॉरिडोर विल कैटालाइज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न रीजन। कह रहे हैं कि ये जो कॉरिडोर है ये ईस्टर्न रीजन का डेवलपमेंट करेगा। द इंडस्ट्रियल नोड एट गया विल ऑल्सो बी गुड मॉडल फॉर डेवलपिंग आवर एंशियंट सेंटर्स ऑफ कल्चरल विकास। ये सब खाली गया को आपको ध्यान रखना है कि इंडस्ट्रियल नोड की तरह डेवलप किया जाएगा, किसमें? अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अब आगे देखिए 31 पैराग्राफ को आपको तो पूरा आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये बिहार पर है पूरा 31 पैराग्राफ। वी विल ऑल्सो सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ रोड, ये बिहार से पूछा जाएगा, बिहार वाला जो पूछा जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेफिनेटली आएगा। इतना साल बाद बिहार को कुछ दिया है घोषणा करके, तो पूछेगा। वी विल ऑल्सो सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स यानी रोड के प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ डेवलप किया जाएगा? पहला जो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, पटना और पूर्णिया के बीच में एक्सप्रेसवे डेवलप किया जाएगा, इसको याद कर लेना है आपको।
पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे। नंबर 2 बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बक्सर से भागलपुर के बीच में दूसरा एक्सप्रेसवे बिहार में। तीसरा बोध गया राजगीर वैशाली एंड दरभंगा स्पर्श, ठीक है। ये जो होता है कुछ कुछ एरिया जहाँ की बढ़िया रोड डेवलप किए जाएंगे, कहाँ कहाँ, बोध गया राजगीर वैशाली एंड दरभंगा स्पर्श, SPUR, स्पर कहते हैं उसको, ठीक है। स्पर एक टर्म कहते हैं जहाँ की तेजी से सड़क, बढ़िया सड़क डेवलप किया जाए। तो ये आपको याद रखना है, बोध गया राजगीर वैशाली एंड दरभंगा स्पर्श। एंड फिर चौथा क्या है, एडिशनल 2 लेन ब्रिज ओवर रिवर गंगा एट बक्सर। तो जो अभी गंगा पर पुल है तो उसके अलावा बक्सर में 2 लेन का और जो है एक पुल बनेगा, ठीक है, एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ 26,000 करोड़। ये सब का टोटल कॉस्ट जो है होगा 26,000 करोड़। पावर प्रोजेक्ट्स, अब यहाँ देखिए, ये पूरा देखिए पैराग्राफ 30 में तो खाली है कि गया के बारे में, 31 पूरा बिहार का है, इसको दम आपको रट लेना है क्या क्या इस बार दिया गया है। इसके बाद है पावर प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग सेटिंग अप ऑफ अ न्यू 2400 मेगावाट पावर प्लांट एट पीर 35। तो पीर 35 में 2400 मेगावाट का नया पावर प्लांट, जो नहीं है, पुराना नहीं, नया, बिल्कुल कंप्लीटली न्यू। और कितना पावर का, 2400 मेगावाट पावर प्लांट पीर 35 विल बी टेकन अप एट ए कॉस्ट ऑफ 21,400 करोड़। न्यू एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेजेस एंड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन बिहार विल बी कंस्ट्रक्टेड। और साथ में क्या कहा है कि नए कुछ एयरपोर्ट, कुछ मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर ये बनाए जाएंगे। तो ये बिहार के लिए था इस सर्वे में, बजट में, पैराग्राफ 31। और 30 में था बिहार के लिए कि गया को एज एन इंडस्ट्रियल नोड डेवलप किया जाएगा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में। इसको शॉर्ट में बोलेगा अमृतसर कोलकाता AK इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, IC, AKIC, AKIC शॉर्ट में लिख लीजिए, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, वहाँ पता चलेगा AKIC लिख दिया। उसके बाद 32 तो कोई विशेष नहीं कुछ। फिर है आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ, इससे आपको नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद सब वही सब है बात। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नति ग्राम, अब इसमें 41 पैराग्राफ में खाली एक लाइन आपको इसका याद रखना है कि 2.66 लाख करोड़, 2.6 लाख करोड़ जो है ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना पैसा एलोकेट किया गया है, तय किया गया, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर के, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब आते हैं प्रायोरिटी 4 मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पर। जस्ट 1 मिनट।
ओके, प्रायोरिटी 4 है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। इसमें आपको कोई नई चीज़ नहीं है। देखिए, आपको हम कल नहीं पर लास्ट क्लास में सिडबी के बारे में बताए थे, ध्यान है? मैंने कहा सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए उसी का यहाँ दिया है, पैराग्राफ 48 पर पहुँच जाइए। सिडबी ब्रांचेज इन एमएसएमई क्लस्टर्स, एमएसएमई क्लस्टर्स। एमएसएमई मैंने आपको बताया था, एम जब आता है माइक्रो यानी बहुत ही छोटे, एस आ गया स्मॉल, एम आ गया फिर से मीडियम, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, उसको कहते हैं एमएसएमई। यानी जितने तरह के फैक्ट्री हम जनरली, मतलब जो बहुत बड़े बड़े हैं वो नहीं, उनको छोड़ के बाकी सब जो है माइक्रो, मतलब जो छोटे छोटे गांव कस्बों में भी छोटे छोटे हैं उनको भी, अगर माइक्रो को छोड़ देते हैं तो फिर स्मॉल, जो शहरों में होते हैं ठीक ठाक उनको लेते हैं तो एसएमई बोलते हैं, एसएमई। लेकिन जब छोटे छोटे जो गांव वगैरह में भी चलते हैं तो उनको हम एमएसएमई, एमएस माइक्रो में शामिल कर लेते हैं। तो ये कह रहा है सिडबी ब्रांचेज इन एमएसएमई क्लस्टर। क्लस्टर अभी आपको पढ़ाया तमिलनाडु इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, तो वही क्लस्टर्स वर्ड है। देखिए कह रहा है पैराग्राफ 48, सिडबी विल ओपन न्यू ब्रांचेस टू एक्सपैंड इट्स रीच टू सर्व ऑल मेजर एमएसएमई क्लस्टर्स विद इन 3 years। कह रहा है कि सिडबी जो है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये अपने नए ब्रांचेस खोलेंगे अलग अलग जगह, ताकि टू एक्सपैंड इट्स रीच, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है, जो ऐसे कहीं भी क्लस्टर्स चल रहे हैं उन तक सेवाएं अपनी दे सकें। एंड प्रोवाइड डायरेक्ट क्रेडिट टू देम, ताकि उनको पैसे वगैरह से मदद करता है, लोन वगैरह देता है सिडबी। विद द ओपनिंग ऑफ 24 सच ब्रांचेज दिस ईयर, इस साल इसके 24 ऐसे ब्रांच खोले जाएंगे। द सर्विस आउट कवरेज विल एक्सपैंड टू 168 आउट ऑफ 242 मेजर क्लस्टर्स। तो टोटल जो हमारे देश में 242 बड़े क्लस्टर्स काम कर रहे हैं, उनमें 168 क्लस्टर्स को अपनी ये सेवाएं देने लगेगा सिडबी, जब इस साल इसके 24 ब्रांच और खुलेंगे। देखिए सिडबी का चर्चा आ गया, हम लोग कल पढ़ रहे थे क्लस्टर्स के बारे में लास्ट क्लास में। फिर चलिए पीटी में आने लायक नहीं है, तो एमएसएमई यूनिट्स फॉर फूड इरेडिएशन क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग, यानी ऐसे छोटे मोटे फैक्ट्री सेटअप किए जाएंगे, किसके लिए? फूड इरेडिएशन, यानी देखिए पढ़ा होगा आपने साइंस में शायद, या मैंने तो शायद ध्यान नहीं। फूड जो हम अगर पैक करते हैं बेचने के लिए, तो उसको हमें क्या है, पैक्ड फूड, ताकि लंबे समय तक चले। क्योंकि देखिए बाजार में कोई चीज़ बिकते तुरंत नहीं ना बिक जाती है। आप कोई भी पैक्ड फूड जाते हैं आप खरीदने, तो वो पता चलता है कि 1 आध महीने पहले बनी हुई है। बहुत भी पेरिसेबल होगा, तुरंत खराब होने वाला होगा, तब भी पता चलेगा कि हफ्ता 10 दिन पहले कम से कम बनी हुई है। जो सबसे फ्रेश चीज़ आप लेते हैं वो है दूध। दूध जो है तो वो भी आपको 1 दिन का डेडलाइन, आज आपने लिया तो उसको आज या कल तक इस्तेमाल कर लेना रहता है, और वो कल के डेट का बना पैकेज रहता है। तो वो सबसे ताज़ा चीज़ आप लोग जो है इस्तेमाल करते हैं बाज़ार से। तो फूड जो है, जो पैक होके कैन में, जार में, डब्बों में बिकता है, तो उसको ताकि वो ख़राब ना हो, अगर ख़राब होने वाला है तो वो लंबे समय तक रहे स्टोर करके, ताकि उसको लोग बेच सकें, तो उसके लिए क्या है, उसको बैक्टीरिया फ्री किया जाता है। उसको सारा ऐसा देखिए, जैसे सील इस तरह से किया जाता है कि मॉइस्चर नहीं रहे, एयर सील पूरा कर दिया जाता है।
ताकि मॉइस्चर नहीं रहे। उसको कहा जाता है कि सही टेम्परेचर पर रखना है ताकि ख़राब ना हो, इसलिए थोड़ा कूल करके रखा जाता है स्टोर्स में। और उसको जो है हम उसके अंदर से जो बैक्टीरिया वगैरह ख़त्म हो जाए जो उनको डैमेज करते हैं, तो उसके लिए उन पैकेट्स को, उन जार्स को क्या करते हैं, एक उसको रेडिएशन देते हैं, यूवी रेडिएशन से पास किया जाता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से पास किया जाता है, ताकि उसके अंदर जो लिविंग बैक्टीरिया वगैरह हैं वो मर जाएं। इसी को कहते हैं इरेडिएशन, यानी रेडिएशन देना। तो उसी को कहते हैं रेडिएशन, इरेडिएशन यानी रेडिएशन देना, ताकि फूड जो है वो सेफ हो जाए और लंबे समय तक दुकान में स्टोर होके रख सके। तो वही कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर सेटिंग अप 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट्स इन एमएसएमई सेक्टर विल बी, यानी कि छोटे मोटे ऐसे वर्कशॉप या फैक्ट्री सेटअप किए जाएंगे जहां फूड को रेडिएशन से पास करके उसको सेव किया जाएगा। ऐसे सेटअप करने के लिए सरकार फाइनेंशियल सपोर्ट देगी, पैसों से मदद करेगी। सेटिंग अप ऑफ 100 फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग लैब्स विथ NABL एक्रेडिटेशन विल बी फैसिलिटी। उसी तरह 100 लैब जो है सेटअप किए जाएंगे जो फूड का क्वालिटी और सेफ्टी टेस्ट करेगा कि ये फूड जो है जो बिक रहा है वो खाने लायक है कि नहीं, नुकसान तो नहीं करेगा वगैरह, ऐसा जांच करने वाले 100 लैब सेटअप की जाएंगे। खाली ऐसे बता दिया, पूछा नहीं जाएगा ऐसा। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स, चलिए सब ऐसे ही खाली है, कुछ है नहीं इसमें, खाली मोटा मोटा बात का है। मेजर्स फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, इंटर्नशिप इन टॉप कंपनीज। चलिए सब नहीं इतना आएगा। इंडस्ट्रियल पार्क्स, इसको एक ध्यान रख लीजिएगा, पढ़ देखिए। कह रहा है कि 52 पैराग्राफ 52 में our government will facilitate development of investment ready plug and play industrial parks with complete infrastructure in or near 100 cities। 100 शहरों के आसपास इंडस्ट्रियल पार्क्स सेटअप किए जाएंगे। मैंने अभी आपको बोला था, पहले स्टेट कहते कुछ SEZ आप पार्क कहते हैं, वही इंडस्ट्रियल पार्क है। ऐसे 100 शहरों के, और मतलब पहले से कुछ जो है सो है, और नए 100 शहरों के आसपास ऐसे 100 इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप किए जाएंगे जिसमें कि इन्वेस्टमेंट रेडी प्लग एंड प्ले। जैसे देखिए कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर में आप क्या करते हैं, USB से कुछ चलाना है, आप USB लगाए और बस डायरेक्टली प्ले कर दिए उस चीज़ को, मतलब क्या है, लगाए और काम शुरू किए। तो वैसे ही उसको कहते हैं प्लग एंड प्ले। प्लग मतलब लगाए, एंड प्ले और उसको इस्तेमाल कर लिए। उसी तरह यहाँ कह रहा है कि इंडस्ट्रियल पार्क में सारा फैसिलिटी होगा, जिसको बिजनेस सेटअप करना है, कोई ऑफिस खोलना है, कुछ करना है, बस सारा चीज़ बना हुआ है, आपको आना है, शिफ्ट करना है और अपना काम शुरू कर देना है। इसको बोल रहा है प्लग एंड प्ले सिस्टम। तो वही कह रहा है कि 100 शहरों के आसपास ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप किए जाएंगे जो इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी होगा प्लग एंड प्ले मॉडल में, कि बस आप आइए, वहाँ अपना ऑफिस खोलिए या फैक्ट्री खोलिए, पैसा लगाइए, वहाँ सारा सेटअप तैयार है और अपना बिजनेस शुरू कीजिए। तो इसको बोला है प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स। ठीक है, तो ये आपसे 100 शहरों के आसपास होगा, ऐसे याद खाली ध्यान कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ भी दे। फिर 53 में देखिए क्या है, 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम विल ऑल्सो बी सैंक्शनड। पहले से जो है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स जो हैं 12, वो उसको डेवलप किया जाएगा। इस वजह से ये घोषणा पूछेगा नहीं कुछ,
रेंटल हाउसिंग, शिपिंग इंडस्ट्री, क्रिटिकल मिनरल मिशन, कुछ नहीं है। और चलिए ये वाला खत्म हो गया, प्रायोरिटी 4 खत्म हो गया। चलिए आज यहीं तक रखते हैं अभिषेक, कल इसको पूरा करा देंगे। हाँ प्रायोरिटी 4 तक, कल प्रायोरिटी 5 शुरू करेंगे अर्बन डेवलपमेंट से। थोड़ा इसमें समझाना पड़ेगा क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट से आता है क्वेश्चन। यहीं नीचे इसमें पैराग्राफ 70 में देखिए स्वनिधि स्कीम भी दिया है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा 70 पैराग्राफ में, उसको नोट कर लीजिएगा और कल इसको आपको हम कंप्लीट करवा देंगे।